नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी लोगों का स्टडी विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चल रही है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उसके अंतर्गत पहली टॉपिक जो है संविधान सभा, उसकी 4 क्लासें हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये संविधान सभा के अंतर्गत ये 5वीं क्लास होगी। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी हमारे स्टडी विद दुर्गेश के जितने भी सदस्य इस टाइम आ चुके हैं ऑनलाइन, कृपया करके वे सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो का उन लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है संविधान सभा का पार्ट 5। तो दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, संविधान सभा भाग 5 से तात्पर्य यह है कि संविधान सभा एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत ये 5वां वीडियो है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके वो इस चैनल के जो ये सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत संविधान सभा के जो 4 और क्लासें हो चुकी हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप जाकर वहां से चारों वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप एक क्रम से सभी वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके वे इसके 4 जो वीडियो पहले के अपलोड हो चुके हैं उन्हें देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, आइए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत इस प्रकार से होती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। इस चीज़ को हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, ये तिथि शायद आप लोगों को याद हो चुकी होगी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसकी उस समय 2 लिपि हुआ करती थी। 2 लिपि हुआ करती थी जब संविधान बनकर जिस समय तैयार हुआ था। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को दोस्तों बना, तो उस समय हमारे पास 2 लिपि हुआ करती थी संविधान की। वो कौन कौन सी लिपियाँ थी? पहली थी हिंदी और दूसरी थी अंग्रेजी। ये 2 लिपियाँ उस समय थी संविधान की, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, आइए हम अब इसके आगे के पहलुओं पर अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए, पहला क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये प्रश्न यदि एग्जाम में आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को। और यदि पूछता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। लेकिन बात आती है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये आपके सामने एक बढ़िया प्रश्न है जिसका आंसर भी आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा को अंतिम बैठक हुई थी। आइए हम आगे देखते हैं। संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, जो कि हम लोग कल देखे थे। जो उस संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था, जिसमें कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आंशिक रूप से जो संविधान लागू हुआ था उसमें कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1950। अब बात आती है कि जो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था संविधान को, उसी दिन इस संविधान को पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया। इसके बारे में दोस्तों आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्यों लागू किया गया? उसके पहले भी तो लागू किया जा सकता था। जिस प्रकार से 16 अनुच्छेद 26 नवंबर को लागू किए गए थे 1950 में, उसी प्रकार से उसे पूर्ण रूप से भी तो लागू किया जा सकता था। लेकिन उसके पीछे क्या कारण थे, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में काफ़ी रोचक जानकारियाँ आपके पास पहुंचेंगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि संविधान सभा हम लोग बहुत ही आराम से धैर्य के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि
संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें एक साथ पढ़ना जान लीजिए कि वो याद नहीं होता, इसलिए हम लोग एक एक क्लास में थोड़े थोड़े फैक्ट्स को उठाते हैं और उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, ताकि हम उन सभी फैक्ट्स को अपने मस्तिष्क में इकट्ठा कर सकें। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों अब क्यों किया गया इसके बारे में आगे अभी चर्चा होगी। आइए अब देखते हैं आगे। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा स्वीकार किया गया था। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है उसे कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। दोस्तों इस तिथि को आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। दोस्तों तो यह तिथि शायद अब आप लोगों को याद रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही साधारण जानकारी है, इसको हम लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में दो राष्ट्रीय पर्व जो बहुत महत्वपूर्ण है, 15 अगस्त और 26 जनवरी हर साल मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग आगामी भविष्य में शिक्षक होंगे, तो आपके जितने भी छात्र होंगे, हो सकता है कोई छात्र आपको उस राष्ट्रीय पर्व पे यदि प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रीय ध्वज सर कब स्वीकार किया गया था, यदि आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़ें और इस चीज़ को याद रखें कि राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए कब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए कब, ये प्रश्न आया। तो इसका आंसर है दोस्तों 26 जनवरी 1950। अब कुछ लोगों के मस्तिष्क में, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि हम लोगों ने तो 24 जनवरी पढ़ा है, 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों बता दें कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में जो निर्वाचन हुआ था दोस्तों, वो 24 जनवरी को हुआ था। यदि पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचन कब हुआ, तो वो 24 जनवरी को ही निर्वाचित हो गए थे। लेकिन इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया, अपना कार्यभार कब संभाला, तो वो तिथि है 26 जनवरी 1950, अर्थात 2 दिन के बाद। तो दोस्तों जब उन्होंने अपना पद ग्रहण किया और तो वो तिथि उस समय थी 26 जनवरी। तो आप लोग याद रखिएगा 24 और 26 जनवरी में दोनों में एक साधारण सा अंतर है, जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यदि प्रश्न पूछता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन कब हुआ था राष्ट्रपति के पद के लिए, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। और यदि उन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया था, अपने पद को संभाला कब था दोस्तों, तो वो है 26 जनवरी 1950। इन दोनों में एक साधारण सा अंतर है, इसको आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। आइए हम आगे देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में, ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में, इसका तात्पर्य ये हुआ कि 24 जनवरी को क्या हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था। किसकी, संविधान सभा की। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, कितने सदस्य दोस्तों, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ध्यान दीजिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों। और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और पहले हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले हस्ताक्षरकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे। तो दोस्तों अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है, क्या आता है दोस्तों, भारत विभाजन के पश्चात जो संविधान सभा की, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो संविधान सभा की कुल निश्चित संख्या हुई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, वो कितनी हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वो संख्या कितनी थी जब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की थी।
तो वो संख्या थी दोस्तों 389। 389। लेकिन अब यहाँ 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। तो इसके आगे की बात सुनिए आप। जब 389 सदस्यों का निर्धारण हुआ संविधान सभा के सदस्य के रूप में, तो उसके आगे ये होता है दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करने के बाद उन लोगों ने संविधान सभा जो है पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग करने लगे। तो दोस्तों बाद में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, तो काफ़ी क्षेत्र जो थे वो भारत के कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान में। तब ये संख्या 389 से घटकर संविधान सभा की वास्तविक जो संख्या हो जाती है भारत की, वो हो जाती है 299 दोस्तों। कितनी हो जाती है, 299। अब इन्हीं 299 सदस्यों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण दोस्तों। तो अब बात आती है कि 299 सदस्य थे, लेकिन अंतिम रूप में 284 सदस्य हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जबकि हस्ताक्षर कितना सदस्यों का होना चाहिए था, 299। अब बात आती है कि 284 के अलावा 299 जो पूरे सदस्य थे, उनमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, तो और सदस्य कहाँ गए? यदि किसी को भी पता हो तो कमेंट करके बताएं दोस्तों, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं दोस्तों। यदि किसी को पता है कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जबकि संविधान सभा की जो वास्तविक संख्या थी वो 299 थी, 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर क्यों किया? 299 सदस्य थे, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर क्यों किया? आइए हम बताते हैं दोस्तों कि ये संख्या कम क्यों हुई। दोस्तों आपको बता दें, उसमें से कुछ सदस्य ऐसे थे कि जो किसी कारणवश अनुपस्थित थे, लेकिन बहुत से ऐसे सदस्य थे, कुछ ऐसे भी सदस्य थे जिन्होंने इस संविधान को स्वीकार करने से इनकार दिया था दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जिन्होंने ऐसा भी कहा था कि हाँ हम इस संविधान को मानते ही नहीं, हम इस संविधान को मानते ही नहीं, हम उन्होंने इस संविधान को मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वे लोग जो इस संविधान को मानने से इनकार किए थे, वे लोग 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जब संविधान सभा पे हस्ताक्षर हो रहे थे, तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। और इसी वजह से जो 299 का आंकड़ा है, उसमें से केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया दोस्तों। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और यदि पूछता है कि पहले हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने पहले सदस्य हैं ऐसे जिन्होंने संविधान सभा के 284 सदस्यों में से हस्ताक्षर किया था। तो वो पहले सदस्य हैं जिन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किया था दोस्तों। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात आती है अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अंतिम हस्ताक्षरकर्ता हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पहले हस्ताक्षरकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शायद अब आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा कि 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने ही क्यों हस्ताक्षर किया और बाकी कहाँ गायब हो गए। तो गायब नहीं हुए थे दोस्तों, कुछ सदस्य अनुपस्थित थे, लेकिन जो शेष बचे उन्होंने संविधान को मानने से ही इनकार कर दिया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या किस प्रांत की थी? किस प्रांत की सर्वाधिक संख्या थी? संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या किस प्रांत की थी? तो संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत दोस्तों, जिसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 55। और संयुक्त प्रांत वर्तमान समय में कहाँ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत, जिसे 1950 में संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त प्रांत जो था उस समय का संविधान सभा में उसके सर्वाधिक सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? तो 55। इस आंकड़े को आप लोग स्पष्ट रूप से याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों
एक बात आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रही होगी, और वो बात यह है कि दोस्तों आज भी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पूरे भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोकसभा सीट, सर्वाधिक राज्यसभा सीट, और सर्वाधिक विधानसभा सीट। तो दोस्तों इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण क्षेत्रफल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त प्रांत पहले इसका नाम था, ये गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र है। यहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है और इसीलिए यहाँ की जो लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट है, विधानसभा सीट है, इसी कारण वजह से यहाँ पे जो सदस्य संख्या होती है, चाहे वो संविधान सभा की सदस्य संख्या रही हो, चाहे लोकसभा की सदस्य संख्या हो, चाहे राज्यसभा की सदस्य संख्या हो, चाहे विधानसभा की सदस्य संख्या हो, चाहे विधान परिषद की सदस्य संख्या हो, किसी भी चीज़ की सदस्य संख्या हो, चाहे किसी भी चीज़ का प्रतिनिधित्व हो, वहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर सदस्य संख्या रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है। दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी किसी भी लोकसभा की सीट हो, राज्यसभा की सीट हो, कोई भी सीट हो, उसका जो विभाजन होता है दोस्तों, वो क्षेत्रफल के अनुसार नहीं बल्कि जनसंख्या को नज़र में रख के उसका विभाजन किया जाता है। जो उसका परिसीमन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है दोस्तों। इसी वजह से संयुक्त प्रांत उस समय जो संविधान सभा में उसकी सदस्य संख्या थी, वो पूरे देश की सर्वाधिक सदस्य संख्या वहीं से थी। टोटल कितनी सदस्य संख्या थी? 55 थी दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली देशी रियासत थी। देशी रियासत की बात करें दोस्तों, अभी तक तो ये संयुक्त प्रांत एक ऐसा प्रांत था उस समय का जो डायरेक्ट शासन किया जाता था ब्रिटेन के द्वारा, ये एक प्रांत था। लेकिन देशी रियासतों में अगर देखा जाए तो मैसूर जो वर्तमान समय में कर्नाटक है, मैसूर सर्वाधिक देशी रियासत वाला सदस्य था। संविधान सभा में इसके सर्वाधिक सदस्य संख्या थी, कितनी थी? 7 थी दोस्तों। तो दोस्तों बता दें कि जो उस समय की देशी रियासतें हुआ करती थी, वहाँ की जो संविधान सभा में सदस्य संख्या हुआ करती थी, जो सदस्य संविधान सभा में आते थे, उनका निर्वाचन नहीं होता था दोस्तों, उनका मनोनयन होता था। उनके जो राजा या रजवाड़े हुआ करते थे, उनके द्वारा उनका मनोनयन किया जाता था और फिर संविधान सभा में भेजा जाता था। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि मैसूर एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके भी सदस्य संख्या 7 थी, तो वो भी जो है चुन कर नहीं आए थे, बल्कि उनके राजा रजवाड़ों के द्वारा उनका मनोनयन हुआ था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो भी 7 सदस्य संविधान सभा में आए थे, इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनका मनोनयन हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो दोस्तों मैसूर सर्वाधिक सदस्य संख्या वाली सीट देशी रियासत थी संविधान सभा के संदर्भ में। और संविधान सभा में सर्वाधिक किस प्रांत की सदस्य संख्या थी? तो संयुक्त प्रांत। ये संयुक्त प्रांत जो है, ये प्रांत था एक, और देशी रियासत थी मैसूर। तो मैसूर और संयुक्त प्रांत में दोनों में अंतर, दोनों सर्वाधिक हैं, लेकिन ये देशी रियासत है और ये प्रांत है। तो इनमें कन्फ्यूजन न होने पाए आप लोगों के मस्तिष्क में। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में राजस्थान की सदस्य संख्या कितनी थी? अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि राजस्थान का नाम क्यों लिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान की सदस्य संख्या परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, और इसी कारण से हम इसकी सदस्य संख्या का उल्लेख इस वीडियो में कर रहे हैं। तो राजस्थान की जो सदस्य संख्या संविधान सभा में थी, वो थी दोस्तों 15। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान समर्पित है, ऐसा प्रश्न आपके सामने आ सकता है, आया भी है दोस्तों। तो भारतीय जनता को, इसका उल्लेख कहाँ है? भारतीय प्रस्तावना में, जिसकी प्रस्तावना इस प्रकार से शुरू होती है, हम भारत के लोग। दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो किसके प्रति समर्पित है? भारतीय जनता के प्रति। जो संविधान में अंतिम में देखेंगे आप, तो संविधान की प्रस्तावना में लिखा है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों किसको आत्मर्पित करते हैं? संविधान को आत्मर्पित किया जाता है भारतीय जनता के प्रति। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है कि मूल संविधान में और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों
आपको बता दें कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को, तो उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे और वर्तमान समय में कितने हैं? 25 भाग हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। तो दोस्तों अनुसूचियाँ कितनी हैं? 8। कब थी? मूल संविधान में, मतलब जब बनकर तैयार हुआ। मूल संविधान से तात्पर्य ये होता है दोस्तों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, कोई उसमें संशोधन न हुआ हो, उसके पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसे मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। आइए अब हम वर्तमान समय में देखते हैं कि कितने भाग, कितने अनुसूचियाँ और कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों। तो दोस्तों वर्तमान समय में कितने भाग हैं? 25। कितने भाग हैं दोस्तों? 25 भाग हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं और जो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। तो अनुच्छेद वर्तमान समय में कितने हैं? तो 448 हैं। ये सब अभी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ये सब बाद में किताबों में अपडेट किया जाएगा दोस्तों। लेकिन आप लोग जो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी उसको ध्यान में रखिएगा और उसके भाग को ध्यान में रखिएगा कि जो 22, 8, 395 ये आंकड़ा बेहद इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कहाँ का अधिवेशन दोस्तों? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने साफ घोषणा किया था कि प्रति 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तत्पश्चात 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया भी गया दोस्तों। लेकिन भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ। 26 जनवरी वाली तिथि की महत्ता कम ना हो जाए, इसीलिए संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था दोस्तों। जो अभी हम लोगों के जहन में प्रश्न था कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसी दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, तो कुल 395 अनुच्छेद अर्थात संविधान को पूर्ण रूप से उसी दिन लागू क्यों नहीं किया गया था दोस्तों? उसका स्पष्ट आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने ये घोषणा की थी कि 26 जनवरी को हम प्रति 26 जनवरी को, मतलब हर साल 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे दोस्तों। क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस नहीं दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ऐसा घोषणा कौन किया था? कांग्रेस की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय की एक संस्था हुआ करती थी। उसने अपने ऐसा घोषणा किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में किया था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया भी गया दोस्तों। ये घोषणा तो 1929 में हुई थी, लेकिन 26 जनवरी को 1930 में इस स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया भी गया। लेकिन भारत आज़ाद कब हुआ दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को हुआ। 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन आज़ादी के पहले कब मनाया गया था? 26 जनवरी को मनाया गया था। तब ये समस्या खड़ी हो गई कि ये तो एक 26 जनवरी को मनाया गया था, लेकिन आज़ाद भारत जो है 15 अगस्त को हुआ। तत्पश्चात दोस्तों 26 जनवरी वाली जो तिथि थी उसकी काफ़ी महत्ता थी। इस महत्व उसका कम ना हो जाए, इसकी वजह से जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे केवल आंशिक रूप से लागू किया गया, शेष भाग उसका रख दिया गया। कब लागू करने के लिए? 26 जनवरी को, ताकि उसका महत्व बना रहे उस तिथि का। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को पूरी तरह से पूर्ण रूप से लागू किया गया था दोस्तों। कैसे रूप में लागू किया गया था? पूर्ण रूप से। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों
संविधान सभा की प्रथम बैठक हम बार बार बता चुके हैं कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तथा इस बैठक की मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। अब प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि जब संख्या 389 निश्चित हुई, चुनाव भी हुआ, तो दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उसके काफ़ी सदस्य जीत कर भी आए, तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार क्यों किया पहली बैठक का? ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार क्यों किया। पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार क्यों किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा में आपको पता होगा मुस्लिम लीग की संख्या कितनी थी? 73 जो जीत कर आए थे, और कांग्रेस की कितनी थी? 208। ये कांग्रेस की हो गई और ये मुस्लिम लीग की हो गई। तो दोस्तों आपको बता दें, जब मुस्लिम लीग की 73 सीटें मात्र प्राप्त हुई, तभी मुस्लिम लीग के सदस्यों को ये बात बहुत बुरी लगी, और यही कारण है कि बाद में उन्होंने संविधान ये सभा का बहिष्कार किया, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उन लोगों ने भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात की, और इस वजह से उन्होंने भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया। तो दोस्तों तत्पश्चात संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 324। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था, किसकी? प्रथम बैठक की, संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था दोस्तों, ये कारण क्या था? ऐसा मैंने बताया कि उसका कारण क्या था। लेकिन अब बात आती है कि मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार किया तो सदस्य संख्या उस समय कितनी थी? ये प्रश्न दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जिस समय 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक का जो बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, उस समय भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कुल शेष कितनी बची थी? 324 दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। अब दोस्तों आप लोगों से मैं एक प्रश्न करता हूँ कि अगर मान लीजिए सदस्य संख्या कुल कितनी निर्धारित थी? 389। ठीक। अब मान लीजिए 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ठीक, और मुस्लिम लीग ने पहली ही बैठक का क्या किया? बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया तो अब 389 सदस्यों में से मान लो 73 सदस्यों को हम निकाल देते हैं मुस्लिम लीग के, ठीक, तो संख्या ये आती है 316। ठीक। तो दोस्तों आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि 73 सदस्य मान लो मुस्लिम लीग का बहिष्कार कर दिए, तो सदस्य संख्या कितनी बची? 316। तो जब 316 सदस्य संख्या बची तो ये 324 का आंकड़ा कैसे आ गया? ये तो सोचने वाली बात है। किसी को यदि पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इन सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं उन लोगों तक पहुंच सकें। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा विषय है जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी सब्जेक्ट है, इसलिए इसे हमें पढ़ना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ कि इसका कारण क्या था। दोस्तों जो 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ठीक, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि 73 सदस्यों ने ही बहिष्कार किया था। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि 73 सदस्यों, तो दोस्तों इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि 73 पूरे सदस्यों ने बहिष्कार किया। इसका अर्थ यह हुआ कि मुस्लिम लीग के कुछ ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया और उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार नहीं किया। एग्जाम्पल स्वरूप मैं आपको उदाहरण के रूप में आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जिनका नाम आप लोग पिछले वीडियो में ज़रूर सुने होंगे, जो हमारे प्रारूप समिति थी संविधान सभा की, उसके एक सदस्य थे। वो एकमात्र उस समिति में मुस्लिम सदस्य थे जो मुस्लिम लीग की सहायता से जीते थे, मुस्लिम लीग के ही वो सदस्य थे। तो दोस्तों उन्होंने भी तो अस्वीकार किया था मुस्लिम लीग को। तो दोस्तों इसी प्रकार से ऐसे कुछ और सदस्य थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के द्वारा जो बहिष्कार किया गया था संविधान सभा की बैठक का, लेकिन उन लोगों ने इस बैठक का बहिष्कार नहीं किया और उन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया। इसलिए दोस्तों ये जो 316 वाला आंकड़ा है ये 324 तक
पहुंच जाता है। अब शायद आपका कन्फ्यूज़न जो है, आपके ज़हन का जो प्रश्न है, जो आपके मस्तिष्क में जो प्रश्न उठ रहे थे, अब शायद वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 73 पूरे सदस्यों ने इसका बहिष्कार नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने 73 सदस्य जीते थे, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य थे जो बहिष्कार नहीं किए और वो बैठक में भाग लिए दोस्तों। तो इस तरह से इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आइए हम अब आगे देखते हैं। जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसका बहिष्कार किया, तो विंस्टन चर्चिल, कौन? विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था 1942 में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया तो विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? ये कोटेशन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। संविधान सभा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दोस्तों ऐसा किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कब कहा था? जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो हुई थी, उसका बहिष्कार किया गया था दोस्तों। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? संविधान सभा की बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो दोस्तों अब एक चीज़ बता दें, इसमें दुल्हन शब्द से किसको संकेत कर रहे हैं? मुस्लिम लीग को। क्यों? मुस्लिम लीग ही तो गायब हुई थी दोस्तों प्रथम बैठक में, उन्होंने ही तो बहिष्कार किया था संविधान सभा की प्रथम बैठक का। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। उसके ऊपर तंज कसते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो थे, उन्होंने एक कटाक्ष के रूप में एक कोटेशन कहा था। उस कोटेशन को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो कोटेशन क्या था? संविधान सभा की बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। इस चीज़ को आप लोग दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। ये एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है, इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1940 में अंग्रेज़ों द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें पहली बार अंग्रेज़ों ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, लेकिन भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। दोस्तों आपको बता दें 1940 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन भारतीयों ने उस अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार किया। अब बहिष्कार क्यों किया गया दोस्तों? बहिष्कार क्यों किया गया भारतीयों के द्वारा? तो आप लोग इस चीज़ को देखिए। इन्होंने इसमें कई अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न ये है कि अंग्रेज़ों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1940, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है 1940। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 1940 में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था वो तो आप जानते ही हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। इस प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेज़ों ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया था दोस्तों, पहली बार। अभी हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे कि संविधान सभा की मांग जो हुई थी, जो 1895 में हुई, 1922 में हुई, 1924 में हुई, फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख था। उसके बाद 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हुई, फिर 1938 में फिर एक बार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसकी मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। तो ये जो मांगें हुई थी कभी भी अभी तक स्वीकार नहीं किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा होगा। लेकिन अब प्रश्न ये आ सकता है कि दोस्तों कि संविधान सभा होगी ऐसा अंग्रेज़ों ने कब स्वीकार किया? संविधान सभा के गठन का विचार अंग्रेज़ों ने कब स्वीकार किया? तो वो अगस्त 1940 में स्वीकार किया था। किसमें? अगस्त प्रस्ताव में दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेज़ों ने संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया था दोस्तों। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आगे बात आती है अंग्रेज़ों ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया तो उन्होंने गठन के संदर्भ में क्या कहा था? भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, लेकिन भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब बात आती है दोस्तों कि अस्वीकार क्यों किया?
सोचने वाली बात है। जब उन्होंने ये मांग बार बार कर रहे थे वो लोग कि हमें एक संविधान सभा की आवश्यकता है जो हम अपना संविधान बनाएंगे, तो अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब पहली बार इसको स्वीकार किया भी अंग्रेज़ों ने, तो भारतीयों ने इसको अस्वीकार क्यों किया? इस प्रस्ताव का ठुकराया क्यों? क्यों ठुकराया इस प्रस्ताव को? आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो बता दें, इनके द्वारा जो बात कही गई थी, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। इसमें दोस्तों एक शब्द ऐसा है जो मुख्यतया ये भारतीयों को बहुत अजीब लगी और बिल्कुल भी भारतीयों ने इसे पसंद नहीं किया। क्या नहीं किया? पसंद नहीं किया दोस्तों, बिल्कुल पसंद नहीं किया। ये जो मुख्यतया भारतीय वाली बात थी, इसे भारतीयों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। जो अंग्रेजों ने क्या कहा था कि जो संविधान सभा का गठन होगा उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, इस बात को भारतीयों को ये बात बहुत ही बुरी लगी। भारतीयों का कहना का तात्पर्य ये था, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में संविधान सभा की जो मांग वाला टॉपिक था उसको पढ़े थे, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था, गांधी जी के द्वारा भी कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले 1922 में जो गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के अनुसार होगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के अनुसार होगी, ऐसा गांधी जी ने कहा था। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी इसमें बाहरी व्यक्ति नहीं होगा। जबकि अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने क्या कहा, इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, मतलब इसमें बाहरी लोग भी होंगे, इसमें विदेशी लोग भी होंगे। ये बात भारतीयों को अच्छी नहीं लगी। और 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था, वो ये कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के अनुसार वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो दोस्तों आपको बता दें, इन दोनों बातों में, चाहे वो माफ़ कीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, चाहे वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात हो, उसमें पूरी तरह से स्पष्ट उनकी बात, उनके कोटेशन से, उनके कथन से स्पष्ट होता है कि उनके अनुसार कहा गया था कि जो संविधान का निर्माण होगा वो पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा होगा, कोई भी विदेशी या बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। और अगस्त प्रस्ताव ठुकराने का सबसे बड़ा कारण यही था कि इसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यतः भारतीय होंगे। ये बात भारतीयों को पसंद नहीं आई, इसी वजह से अगस्त प्रस्ताव को दोस्तों उन्होंने अस्वीकार कर दिया। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और उसने पूर्णतः स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किया जाएगा। भारतीयों के द्वारा इसे भी स्वीकार नहीं किया गया और क्रिप्स मिशन का भी विरोध किया गया। दोस्तों, क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हालांकि एक यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कि क्रिप्स मिशन का विरोध क्यों हुआ था। क्रिप्स मिशन का विरोध क्यों हुआ था, ये इस वीडियो में आपको इस चीज़ की जानकारी मिलेगी। तो क्रिप्स मिशन कब आया, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया भारत में, ये तिथि आपको याद होगी। तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, ये बात आप सभी लोगों को पता है क्योंकि हम पिछले वीडियो में इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। भारत आया और इसको जो क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों, इसने क्या कहा था, इसने कहा था पूरी तरह से स्पष्ट रूप में इसने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी और वही संविधान सभा क्या करेगी, भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। और उसने यह भी बात को स्वीकार किया जिसको अगस्त प्रस्ताव में अस्वीकार कर दिया था कि जो उसमें कहा गया था कि जो कैबिनेट माफ़ कीजिएगा जो संविधान सभा होगी उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन में इस बात का बिल्कुल उल्लेख नहीं था। क्रिप्स मिशन ने इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि उसमें पूर्णतः ही भारतीय होंगे, उसमें कोई भी विदेशी व्यक्ति नहीं होगा। इस बात का स्वीकार किया संविधान सभा के संदर्भ में क्रिप्स मिशन ने। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इस मिशन का विरोध क्यों हुआ, अब बात ये आती है। तो दोस्तों आपको बता दें, क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ये शब्द जो था ये भारतीयों को फिर बहुत ज़्यादा बुरी लगी। भारतीयों को कहा गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने ये कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी करिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, अभी करिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि 1914 में के पास में जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उसमें भारतीय सैनिकों का बहुत ही उपयोग किया गया था ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। वहाँ पर भी कुछ ऐसे झूठे वायदे किए गए थे भारतीय जनता से, भारतीय बुद्धिजीवियों से, भारतीय व्यक्तियों से, जितने भी लोग थे सबसे वादा किया गया था। लेकिन वादा कैसा था? वो एक झूठा वादा था दोस्तों। उस वायदे से सबक लेते हुए हमारे देश के जितने भी बुद्धिजीवी थे, जब उन्होंने ये कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, आपका संविधान का निर्माण कर देंगे, उसके गठन के लिए हम लोग संविधान सभा बना देंगे, उन्होंने सब बातें स्वीकार कर ली। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ऐसा करेंगे। ये बात भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो लोग तुरंत समझ गए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जिस प्रकार से हमारा दुरुपयोग किया गया था, उसी प्रकार से ये लोग फिर हमें एक झूठे वायदे में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात पूरी तरह से भारतीयों को समझ में आ गई थी। इसीलिए क्रिप्स मिशन की बात को बिल्कुल हामी नहीं भरी और उन लोगों ने क्रिप्स मिशन का जोरदार विरोध किया। और इस विरोध की वजह से क्रिप्स मिशन क्या हुआ दोस्तों? असफल हुआ दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग जानते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि स्टीफर्ड क्रिप्स जो थे वो अध्यक्ष थे किसके? क्रिप्स मिशन के। यदि आपके सामने आ जाता है कि क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत आया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को तुरंत उसका उत्तर लगाना है कि स्टीफर्ड क्रिप्स इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, जिसके नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया था, जिनके नाम पर। तो इस मिशन का नाम क्या था? क्रिप्स मिशन। तो और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स। स्टीफर्ड क्रिप्स के नाम पर ही इस मिशन का नाम रखा गया था दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। कितना? 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। एग्जामों में बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। तो वो संख्या कितनी है दोस्तों? 10 लाख जनसंख्या। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक है, अगली जो हेडिंग है वो है संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ये सब बातें दोहराई जा रही हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग याद रखिए। संविधान सभा के जो सदस्य थे, मैं बताया था कि जो डायरेक्ट शासन हो रहा था जिस पे ब्रिटेन के द्वारा, वहाँ से सदस्य जो 292 सदस्य चुने गए थे और प्लस 4 चीफ कमिश्नरी के, उनका निर्वाचन हुआ था। और जो 93 देशी रियासतों के सदस्य थे उनका मनोनयन हुआ था उनके राजा रजवाड़ों के द्वारा। ऐसा हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा के सदस्य के.वी. राव, संविधान सभा के एक सदस्य थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? के.वी. राव। के.वी. राव ने डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा था? तो के.वी. राव ने डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उन्होंने एक बात कही थी जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो भारतीय संविधान के जनक और जननी दोनों हैं दोस्तों। क्या है? जनक और जननी दोनों हैं दोस्तों। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जनक और जननी डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के संदर्भ में किसने कहा था? तो याद रखिएगा, के.वी. राव ने कहा था। किसने कहा था? के.वी. राव ने। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और जननी किसने कहा? तो के.वी. राव ने कहा था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, के.वी. राव। क्या दोस्तों? के.वी. राव। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि हम लोग कभी संक्षिप्त परिचय करेंगे किसके बारे में? बी.एन. राव के, बेनिगल नरसिम्हा राव के बारे में। तो दोस्तों आज उसी संक्षिप्त परिचय को मैं लेकर आया था और आपके समक्ष स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर बी.एन. राव दिख रहे होंगे दोस्तों। बी.एन. राव का चेहरा नहीं, उनका नाम की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। बी.एन. राव आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा गया है बी.एन. राव। दोस्तों आइए अब हम बी.एन. राव के बारे में पढ़ते हैं कि उनका भारतीय संविधान में क्या योगदान था, वो कैसे व्यक्ति थे, उनके बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम बेनिगल नरसिम्हा राव था। क्या दोस्तों? बेनिगल नरसिम्हा राव। बेनिगल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम था।
ये भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन आएगा, जिसमें से सही आंसर क्या होगा, BN राव दिया रहेगा या बेनिगल नरसिम्हा राव दिया रहेगा। दोस्तों अक्सर इनका नाम BN राव से करके आता है एग्जाम में प्रश्न, तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, ऐसा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिए। आपको लग रहा होगा कि ये संवैधानिक सलाहकार थे, तो दोस्तों ये सदस्य भी रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनकी नियुक्ति केवल हुई थी संवैधानिक सलाहकार के रूप में, और इन्होंने ही संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मिलकर। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। फ्रांस के संविधान का अनुसरण करते हुए सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे उनको चुना गया था, और सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हीं के साथ मिलकर BN राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था अगस्त 1947 में दोस्तों। बाद में प्रारूप समिति भी बनी, इसी जो इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था उसी पे वाद विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई थी। उसके बारे में अध्ययन करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना दोस्तों हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने संविधान निर्माण में अपनी सेवाएं निःशुल्क दी दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि BN राव कैसे व्यक्ति थे। इन्होंने संविधान सभा में जो अपनी सेवा दी थी उसको निःशुल्क दी थी। इन्होंने कोई सेवा का कोई शुल्क इन्होंने नहीं लिया था। हालांकि ये एग्जाम में पूछ सकता है, हालांकि अभी पूछा नहीं है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। ये पूछ सकता है, हालांकि अभी पूछा नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिए जानकारी के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान एक ऐसा विषय है, हमें भारत का नागरिक होने के नाते इसे पढ़ना चाहिए, इसे समझना चाहिए, जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग होता है दोस्तों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। राव ने बर्मा के संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। तो दोस्तों बर्मा, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने बर्मा का जब संविधान बन रहा था तो उसके निर्माण में भी योगदान दिए थे। आज सब समझ सकते हैं दोस्तों, जब किसी दूसरे देश का संविधान बन रहा हो और BN राव को उस देश के संविधान में अपना योगदान उनका दिया गया हो, तो समझ सकते हैं कि वाकई में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही संविधान विशेषज्ञ रहे होंगे, तभी इनको दूसरे देशों में जाकर संविधान निर्माण में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि BN राव जो थे वे काफ़ी अच्छे जानकार थे, संविधान विशेषज्ञ थे, विधि विशेषज्ञ थे। इसी वजह से इन्हें बर्मा के संविधान के बनाते समय इनका योगदान मांगा गया था, और इन्होंने अपना योगदान दिया भी था दोस्तों। और भारतीय संविधान में भी इनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है दोस्तों। हमेशा उनका इस योगदान को याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो किया, ऐसे बहुत से कम सदस्य थे जिन्होंने ऐसा किया, जैसे इनकी निःशुल्क सेवाएं थी। और ये प्रतिभा के बहुत धनी व्यक्ति, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, बहुत ही, ये जान लीजिए आप कि इनके बारे में जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है दोस्तों। आप समझ सकते हैं BN राव भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं दोस्तों। भारत की तरफ से पहला कोई न्यायाधीश यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था तो वो थे BN राव, बेनिगल नरसिम्हा राव थे। कौन थे, BN राव। तो समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे ICJ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोस्तों। इसमें इन्होंने भारत की तरफ से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे पूरे विश्व का जो न्यायालय है, उसमें यदि भारत का कोई व्यक्ति अगर उसमें न्यायाधीश के रूप में जाता है तो वह स्वाभाविक सी बात है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से जाने वाले पहले न्यायाधीश कौन थे, तो वो BN राव थे दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, ये एग्जाम में प्रश्न आया है और पूछा जाता है दोस्तों। अब बात आती है, आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। कहाँ पे है, हेग में। ये कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। इस चीज़ को आप लोग
याद रखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। नीदरलैंड की राजधानी हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं, बी.एन. राव एक ICS अधिकारी भी थे। इंडियन सिविल सर्वेंट, जैसे आज हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, IAS होते हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, उसी तरह से ये बी.एन. राव जो थे वो एक ICS अधिकारी थे। पहले ICS का पद होता था दोस्तों हमारे देश में, वो एक ICS अधिकारी थे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके थे। तो इनकी प्रतिभा को आप इसी बातों से आंक सकते हैं कि ये कौन कौन से पदों पे काम किए हैं दोस्तों। आज तो आप IAS जैसे पद की महत्ता समझते हैं भारत में, तो यह महत्ता जो थी उस समय ICS अधिकारी के रूप में विद्यमान थी दोस्तों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कांग्रेस में 208 सदस्यों में से 30 ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। क्या दोस्तों, संविधान सभा में कुल कांग्रेस के कितने सदस्य जीत कर आए थे? तो 208 सदस्य। ये बात हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन 30 ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। कांग्रेसी से तात्पर्य ये है कि इन्होंने कांग्रेस के बैनर तले अपना जो है चुनाव जीता था। कांग्रेस के बैनर तले इन्होंने अपना चुनाव जीता था। ये कांग्रेसी नहीं थे, विशुद्ध कांग्रेसी नहीं थे, केवल कांग्रेस के बैनर तले ये जीतकर आए थे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखे थे कि प्रारूप समिति के एक सदस्य थे KM मुंशी। वो प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एकमात्र कांग्रेसी थे, मतलब वो विशुद्ध कांग्रेसी थे, वो पहले से कांग्रेसी थे। और जो भी प्रारूप समिति में और कांग्रेस से जीत कर आए थे वे विशुद्ध कांग्रेसी नहीं थे, बल्कि वे बैनर तले जीत कर आए थे, कांग्रेस के बैनर तले जीत कर आए थे। ऐसा हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाइए आप, और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को क्रम से देखिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको कोई ऐसा संविधान सभा का फैक्ट नहीं होगा जो आपसे अछूता रह जाए, क्योंकि हम आराम से पढ़ा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ धैर्य बना के बने रहिए। धैर्य का फल दोस्तों मीठा होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ धैर्य बनाए रखिए, धैर्य का फल मीठा होता है। यकीन मानिए, संविधान सभा जब समाप्त होगा तब आपको बहुत सी ऐसी बातें सामने आएंगी कि संविधान सभा के संदर्भ में जो आप पहले कभी सुने ही नहीं होंगे दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि बहुत से अभी ऐसी बातें आनी बाकी हैं और बहुत सी ऐसी बातें हो चुकी हैं जो आपको शायद पहले पता न रही हों, और आगे जो आएंगी वो भी बातें ऐसी कुछ हैं जो आपको पता नहीं है। वो बहुत सी रोचक जानकारियां हैं दोस्तों, बहुत ही बारीकी से मैं उसके बारे में अध्ययन करा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग हमारे साथ धैर्य के साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों क्या था उस समय? जल्दी से बताइए। अजमेर मेरवाड़ा एक ज्वाइंट कमिश्नरी थी दोस्तों, ज्वाइंट कमिश्नरी। उस समय कितनी कमिश्नरी थी? 4 कमिश्नरी, A, B, C और D। A से था यही अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से क्या था दोस्तों? कुर्ग, D से क्या था? दिल्ली, जो वर्तमान समय की दिल्ली है दोस्तों। तो दोस्तों, अजमेर एक ज्वाइंट कमिश्नरी थी उस समय की। और अजमेर से कौन ऐसे सदस्य थे जो आए थे संविधान सभा में? तो उनका नाम दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। उनका नाम था मुकुट बिहारी लाल भार्गव। क्या नाम था दोस्तों? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये कहाँ से थे? अजमेर मेरवाड़ा उस समय ज्वाइंट एक कमिश्नरी थी। उस कमिश्नरी से मुकुट बिहारी लाल भार्गव संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रश्न मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है, और मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न आते हैं संविधान सभा के और जो आने वाले हैं, ऐसा हम लोग आकलन कर रहे हैं, उन सभी का हम समावेश अपनी वीडियो में कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ऐसा फैक्ट बचने ना पाए जो आप लोगों से अछूता रहे। दोस्तों, इन सभी फैक्ट्स को आप एक पेन और एक कॉपी पर नोट करिए और सबको याद करिए। वास्तव रूप में बता दें आपको कि संविधान सभा में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। यदि कोई प्रश्न छूट जाता है मान लो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर बताऊंगा, उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य सर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग से थे। अब बात आती है
कि जो ये सदस्य थे सर सैयद सादुल्ला, ये क्या थे, मुस्लिम लीग से थे दोस्तों, मुस्लिम लीग से थे दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला कैसे थे, मुस्लिम लीग से थे दोस्तों। आपको बता दें, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद सादुल्ला भी थे, लेकिन इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार नहीं किया। इन्होंने अंतिम रूप तक संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। कौन, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला दोस्तों। इन्होंने क्या किया, संविधान सभा के सदस्य के रूप में अंतिम दिन तक 26 नवंबर 1949 को जब तक संविधान बन नहीं गया तब तक उन्होंने काम किया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, लेकिन मुस्लिम लीग के कुछ ऐसे सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार नहीं किया था दोस्तों। उसमें से एक सदस्य थे सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। जैसा कि हम लोग प्रारूप समिति जब पढ़ रहे थे तो उसके बारे में चर्चा हुई थी दोस्तों, और एकमात्र मुस्लिम ऐसे थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से थम्स अप भेजें, जोरदार थम्स अप भेजें दोस्तों। यदि इस वीडियो को आप लोग पसंद किए हैं तो जल्दी से थम्स अप भेजें दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम कुछ और बेहतर करें। और दोस्तों इसी के साथ मैं अनुमति चाहता हूं, और संविधान को अच्छे से आप लोग पढ़िए, अच्छी जानकारी रखिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और संविधान पढ़ने के बाद एक बेहतर नागरिक बनिए। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।